नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के सेवा नियमों में, जिसके अंतर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी जब सीधी भर्ती के माध्यम से किसी भी पद पर नियुक्ति पाता है तो उसे 2 वर्ष तक प्रोबेशन अवधि पूर्ण करनी होती है। उस प्रोबेशन अवधि में उसे फिक्स वेतन का भुगतान किया जाता है तथा अन्य कोई किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप राजस्थान सरकार के सेवा नियमों को समझेंगे तो पाएंगे कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसमें सीधी भर्ती के माध्यम से कोई भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त है तो ऐसी स्थिति में उन परिस्थितियों के चलते उसे प्रोबेशन अवधि में भी फिक्स वेतन न देकर अन्य प्रकार का वेतन तथा वेतन वृद्धि और इसके साथ साथ डीए एचआरए का लाभ भी देय होता है। तो वे कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसके माध्यम से उसे प्रोबेशन अवधि में भी वे सारे लाभ दिए जा सकते हैं और प्रोबेशन अवधि समाप्ति के बाद में उसका फिक्सेशन है वो कैसे किया जाता है, संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राजस्थान सरकार के सेवा नियमों की, तो पहली बार नई नियुक्ति जैसे ही सरकारी कर्मचारी की होती है पहली नियुक्ति, तो ऐसी स्थिति में उसे 2 वर्ष तक प्रोबेशन अवधि में रहना होता है और उस दरमियान उसे उसके ग्रेड पे के अनुसार पूर्व में निर्धारित फिक्स वेतन का भुगतान किया जाता है। उस दौरान वो सरकारी कर्मचारी केवल 15 CL यानी कि जो आकस्मिक अवकाश है केवल 1 साल में 15 दिन तक का अवकाश ले सकता है। इसके अलावा उसकी सेवा अवधि में न किसी प्रकार की वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है, न उसे महंगाई भत्ता दिया जाता है और न ही कोई किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता दिया जाता है, न उसके खाते में PL जोड़ी जाती है यानी कि जो अवकाश है, जो उपार्जित अवकाश है वो जोड़ा जाता है, न ही HPL यानी मेडिकल से संबंधित कोई भी अवकाश नए तरीके से जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब हम दूसरी एक परिस्थिति की बात करें जो अक्सर कुछ कर्मचारियों के साथ होता है। अब मान लीजिए आपने एक राजस्थान सरकार के में अंतर्गत एक किसी विभाग में 2 वर्ष 3 वर्ष या 4 वर्ष कार्य किया, आपका प्रोबेशन अवधि समाप्त हो गई, आपका फिक्सेशन हो गया। उसके बाद में आपने एक सीधी भर्ती में आवेदन किया और वहाँ पर आपका चयन हो गया। लेकिन यहाँ पर आप जैसे ही दूसरी बार, एक बार प्रोबेशन अवधि समाप्त करने के बाद में दूसरी बार जब कोई पद ज्वाइन करते हैं तो उस समय वे नियम आपके ऊपर, कुछ नियम है आपको छूट दे दी जाती है। वो कौन से नियम होते हैं उसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक स्थायी कर्मचारी है, दूसरी सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से जाए तो इसे जब भी सरकारी कर्मचारी किसी भी सेवा में रहते हुए कोई दूसरी भर्ती परीक्षा की तैयारी करता है तो ऐसी स्थिति में उसे सबसे पहला काम, जिस विभाग के अंतर्गत वो कार्य कर रहा है उस विभाग से वो NOC लेगा। हालांकि कोई भी सरकारी कर्मचारी ये सामान्य प्रक्रिया तो जानता ही है। NOC लेगा, NOC लेकर वो एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम देने के बाद उसका अंतिम चयन होगा। अंतिम चयन के बाद में उस विभाग से, जिस विभाग से वो में नौकरी करना जा रहा है, वहाँ से जो आदेश निकलेगा उसके अनुसार वो रिलीव होगा और वहाँ से रिलीव होने से पहले एक NOC जारी होती है उस विभाग से जिस विभाग से में वो वर्तमान में कार्यरत है। अब जब वो दूसरी बार सरकारी कर्मचारी एक नए पद को ज्वाइन करेगा तो वहाँ पर भी उसे 2 वर्ष की प्रोबेशन अवधि को निकालना ही होगा। मतलब 2 वर्ष तक उसे प्रोबेशन तो करना ही है, लेकिन इस प्रोबेशन में और पिछले वाले प्रोबेशन में अंतर क्या होगा कि ये 2 वर्ष आपको फिक्स वेतन का भुगतान नहीं करेगा। विभाग, जो नया विभाग होगा वो आपको फिक्स वेतन का भुगतान नहीं करेगा, बल्कि उस वेतन का भुगतान करेगा जो वेतन आपको पूर्व के पद के अनुसार उस समय मिल रहा था, जो आप जिस समय आप पद को छोड़कर आए हैं, वहाँ से रिलीव होकर आए हैं। तो आपको 2 वर्ष तक पूर्व की सेवा के अंतिम वेतन से शुरुआत हो गई। इसके साथ साथ तो पिछले प्रोबेशन अवधि में हमने देखा था कि वहाँ पर आपको न तो DA मिलता है, न HRA मिलता है, न वेतन वृद्धि मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको पिछले वेतन के अनुसार प्रति वर्ष 1 जुलाई को जो भी ड्यू डेट रहती है तो उसके अनुसार आपको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ साथ जैसे ही
डीए में बढ़ोतरी होती है तो डीए बढ़ोतरी का लाभ भी बिल्कुल उस सरकारी कर्मचारी को भी दिया जाएगा। एचआरए का भुगतान भी उसी के अनुसार किया जाएगा जिस प्रकार से एक स्थायी कर्मचारी को किया जाता है। और वे सारी कटौतियाँ, क्योंकि आपने देखा होगा जो एसआई कटौती है वो प्रोबेशन समाप्ति के बाद में शुरू होती है अमूमन, लेकिन इस प्रोबेशन अवधि में भी अगर आप पूर्व की सेवा को जारी रखना चाह रहे हैं और उस पे प्रोटेक्शन को चुनते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जो एसआई की कटौती है वो भी विधिवत रूप से होती रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अंतर आता है कि पीएल और एचपीएल, जो सीएल के अलावा अन्य अवकाश आपके खाते में जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपके खाते में पूर्व में शेष है, पीएल हो चाहे एचपीएल हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसका उपभोग कर सकते हैं, उस उपभोग कर सकते हैं। और नए तरीके से पीएल और एचपीएल का लाभ, मतलब जैसे सरकारी कर्मचारी को प्रतिवर्ष पीएल 15 और 30 शिक्षा विभाग में है तो 15, अन्य विभागों में 30 और एचपीएल 20 यानी कि 10 दिन का इस रूप में जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेशन अवधि में ये जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आप पूर्व में अगर आपने पिछले विभाग में जो कार्य किया 3 साल 4 साल, उसमें अगर आपके खाते में सर्विस बुक में एंट्री है तो उसका आप उपभोग कर सकते हो अवकाश के रूप में। अब जैसे ही आपका प्रोबेशन अवधि समाप्त होगी तो उसके बाद में आपका जो स्थायीकरण किया जाएगा, वापस जो वेतन का फिक्सेशन किया जाएगा वो आपके नए पद के अनुसार होगा। मान लीजिए आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, आप पहले शिक्षा विभाग में ग्रेड 3 के रूप में कार्यरत थे, आपने 3-4 साल तक वहाँ सर्विस की और 3-4 साल बाद आपका ग्रेड 1 में या 2 में हो गया और 2 वर्ष तक आपको उस समय जो आप छोड़ के आए हैं ग्रेड 3 वाला वेतन वो आप ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेड 1 में आएंगे तो आपको 2 वर्ष तक तो 3rd ग्रेड वाला वेतन मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपका फिक्सेशन होगा तो 44,300 के अनुसार जो भी बेसिक निर्धारित है 4800 ग्रेड पे के अनुसार, उसी के अनुसार आपका फिक्सेशन होगा। और उसके बाद में आपकी जो सेवा है वो नियमित रूप से, और वे सारे लाभ जो एक स्थायी सरकारी कर्मचारी को दिए जाते हैं वो सारे लाभ दिए जा सकते हैं। कई बार आप में से कई साथी है वो कमेंट्स करते हैं कि क्या किसी भी सरकारी कर्मचारी को प्रोबेशन एक बार समाप्त करने के बाद में दूसरी सेवा में जाने पर प्रोबेशन करना पड़ता है या नहीं। तो प्रोबेशन तो करना ही होगा किसी भी परिस्थिति में, लेकिन जहाँ तक वेतन का प्रश्न है तो वेतन आपको पिछले पद के अनुसार दिया जा सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।